Okay. Keep your back straight, eyes closed. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Three Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sah Viryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your. Okay, child's mental health. There is no mental health or there is no health without mental health. Okay? जब तक मानसिक स्वास्थ्य अगर नहीं है तो स्वास्थ्य के कोई मायने नहीं है. Now what is mental health? Mental health is a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential and can cope up with the normal stresses of life. Okay? Mental health क्या है कि आप अपनी कैपेसिटी को, आपका स्वास्थ्य ऐसा है कि आप अपनी कैपेसिटी जानते हो कि आपके तनाव को कैसे हैंडल करना है, आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी कैसे लानी है, आपकी लाइफ को फ्रूटफुली कैसे और आगे बनाना है. And he is able to make a contribution to her or his community. Good mental health is vital for learning and life. Children who are mentally healthy are better equipped to meet life's challenges. Okay? तो मेंटल हेल्थ वो है जो आपको ये एहसास दिलाता है कि आप अपने स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, लाइफ को कैसे फ्रूटफुल बना सकते हो, और आपकी कम्युनिटी में, आपके समाज में आप किस तरह का वातावरण पैदा कर सकते हैं कि जो आपके बच्चे हैं उन सभी में भी एक अच्छा मेंटल हेल्थ, बेटर हेल्थ तैयार हो, जिससे कि वो अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सके. और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अगर किसी लाइफ बच्चे का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो उसके कोई एक कारण नहीं हो सकते, उसके बहुत सारे हजारों लाखों कारण हो सकते हैं, ऐसा आप मान सकते हो. और वो कारण पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. इम्पोर्टेंट ये है कि उस कारण को जानना और उस कारण का इलाज करना, और बच्चों के शुरुआती दिनों में ही उसका इलाज करना, ताकि आगे उसमें वो आदत डेवलप ना होने पाए और वो बच्चा अपने रेगुलर लाइफ को अच्छे से जी सके. और उसमें क्या है, उसके बिहेवियर को सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए, उसको एक अच्छा बिहेवियर कर सके वैसा बनाना चाहिए. एंड ऑल चिल्ड्रन फेस सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इश्यूज इंक्लूडिंग, है ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सभी बच्चे फेस करते हैं. एंजाइटी अबाउट स्कूल परफॉर्मेंस, ना, स्कूल में कम मार्क्स आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ये खेल में अच्छा नहीं है, उसमें है. स्कूल का परफॉर्मेंस, हम कैसे स्कूल में क्या हमारा परफॉर्मेंस है, उसका स्ट्रेस सभी बच्चों को तो आता ही है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं आता है ना.
एंड प्रॉब्लम्स डीलिंग विद पेरेंट्स एंड टीचर। प्रॉब्लम टीचर के साथ, है ना, पेरेंट्स के साथ कैसे डील करें, वो उनके सामने, उसका भी उनको एक प्रॉब्लम रहता है वो भी। अनहेल्दी पीयर प्रेशर, उनके जो दोस्त वगैरह है ना, उनसे भी उसको प्रेशर आता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ उसको रहना है, ग्रुप में रहना है, तो किस तरह से उसको खुद को प्रूफ करे कि वो उसके साथ सभी दोस्ती करे। ठीक। और जो कॉमन एक डेवलपमेंटल या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है उनको फिजिकली मेंटली हर सिचुएशन में, क्योंकि वो ग्रो होते रहते हैं, हर किसी चीज को, हर चीज उनके लिए नई होती है, तो हर जगह उनको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट ही करना पड़ता है। और फियर्स अबाउट स्टार्टिंग स्कूल, है ना, सभी बच्चों में आता है कि अच्छा स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे। स्कूल का प्रेशर एक अलग से रहता है कि अगर बच्चे को पता है स्कूल जाने का मतलब क्या, और हर साल जब स्कूल खुलता है वो भी, और सुबह जब स्कूल जाना होता है वो भी। एंड डीलिंग विद डेथ और डाइवोर्स, ये बहुत प्रॉब्लम है। अगर पेरेंट्स की किसी की डेथ हो जाती है या पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है उसके मेंटल हेल्थ पे जो असर डालता है। फीलिंग डिप्रेस्ड और ओवर ब्लेम्ड, अगर डिप्रेशन में चला गया तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हमेशा ना, तो भी प्रॉब्लम है। अगर छोटा बच्चा ड्रग या अल्कोहल यूज करने लगा, सुसाइड करने के उसके मन में ख्याल आने लगे, सेक्सुअलिटी को लेके उसके अंदर कुछ इंफीरियर आने लगा, है ना, या कोई टफ डिसीजन लेना हुआ उसको, और स्कूल छोड़ने के बारे में सोचने लगा, सोचना, ये सब काफी कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी बच्चों में होती है। और कौन कौन से फैक्टर है जो बच्चों के मेंटल हेल्थ पे असर डालते हैं, उसमें है ब्रोकन होम्स, है ना, अगर घर में माता पिता अलग हो जाते हैं तो गरीबी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर डिसिप्लिन नहीं है घर में किसी का तो भी प्रॉब्लम है, गाली गलौज होती रहती है, लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। और अगर एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, उस बच्चे को प्यार, है ना, उसको प्यार या उसकी केयर नहीं करना, दुलार नहीं करना, अगर उसकी कमी हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है। या एक बच्चे को ज्यादा मानना, दूसरे बच्चे को लगता है मुझे बहुत कम प्यार मिलता है तो भी। या घर में, घर छोटा है, मेंबर ज्यादा है, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और टीचर के कोई फेवरेट हो गया तो भी प्रॉब्लम, अगर उसको कि टीचर पार्शियलिटी की जैसे लगा तो भी उसके मेंटल हेल्थ पे असर होता है। स्कूल कितना दूर है, पास है कि दूर है, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, किस लोकेशन में है ना। और अगर मनोरंजन के बराबर साधन नहीं है, स्कूल में ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, अगर स्कूल में इमोशनल, बच्चे के इमोशन को कैसे हैंडल करना है, या उसके इमोशन के लिए वातावरण बराबर नहीं मिलता, तो ये सब रीजन है जो उसके मेंटल हेल्थ पे असर डालते हैं। और नील पोस्टमैन ने कहा है कि चिल्ड्रंस आर मैसेजेस वी सेंड टू अ टाइम वी विल नॉट सी, है ना, बच्चों के अंदर हम जो भी, मतलब बच्चों के थ्रू हम फ्यूचर में अपना मैसेज देते हैं, हम आज उनको जो सिखाएंगे कल वो वही बनते हैं जो कल हम नहीं देखने वाले हैं, है ना, ऐसे। और मेंटल हेल्थ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, है ना, लेकिन केयर के थ्रू, है ना, क्लासरूम में बराबर इन्वायरमेंट, प्रॉपर इन्वायरमेंट करके, या फिर जो बच्चे, है ना, छोटी उम्र में कुछ गलत काम करने लग जाते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग करके हम इसको कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक मिलजुल के, हमें कोऑर्डिनेट करते हुए मिलजुल के स्कूल में, फैमिली में, कम्युनिटी में, है ना, और जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, है ना, उन सभी के साथ में हमें एक मिलजुल के ये काम करना होगा, है ना, तब जाके हम एक पॉजिटिव वातावरण तैयार कर सकते हैं और एक पॉजिटिव बिहेवियर उनके अंदर पैदा कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत हम स्कूल से कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल जो है वहां पे बच्चे सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और ना, क्योंकि स्कूल में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, और स्कूल में जो बच्चा सीखता है ना, उसके वो तुरंत वहां से लर्न करता है, और उसके मेंटल हेल्थ पे, बहुत सारे बच्चे वहां रहते हैं
बचपन से लेके अपने किशोरावस्था तक का समय स्कूल में निकालते हैं, जो कि काफी ज्यादा समय होता है। टीचर्स की बातें वो सुनते हैं, इसीलिए वहां पे अगर इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाए उनके मेंटल हेल्थ को लेके, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और हमें ये जो ज्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो आते हैं, मेंटल हेल्थ की जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वो ज्यादातर स्कूल में आती है ना। स्कूल में से बच्चे जब जुड़े रहते हैं या उसके आसपास के वातावरण से आती है, इसीलिए हमें स्कूल में ये सिस्टम रखना चाहिए। ठीक। और स्कूल के पास से ही सबसे पहला मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर होना चाहिए। अगर मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना है, ये जागरूकता लानी है, या बच्चों को कुछ उनको सोर्स प्रोवाइड करना है कि उनके मेंटल हेल्थ बराबर रहे, उसके लिए जो सबसे पहला प्राइमरी जो उनको मिलना चाहिए हेल्थ सर्विस, वो स्कूल ही है ना। इसीलिए सबसे पहले स्कूल को सर्विस देनी चाहिए मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। पहले तो मेंटल हेल्थ को जानना कि बराबर है कि नहीं, और उसको इम्प्रूव करने के लिए या कोई उसके इलाज की जरूरत है, तो वो इलाज सब स्कूल में होना चाहिए। और अगर हम देखें तो क्यों ऐसा, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो डायरेक्टली हमारे एजुकेशनल आउटकम से रिलेटेड है ना। हम लोग बोलते हैं अगर वो अच्छा एजुकेशन में कर रहा है तो उसका मेंटल हेल्थ अच्छा है। अगर उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है तो हमें समझ में आता है कि उसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है। तो डायरेक्टली हम एजुकेशन को मेंटल हेल्थ के साथ रिलेट कर सकते हैं। और स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम उसका, बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। उसको फॉर्मल इनफॉर्मल टीचिंग का सिखा सकते हैं ना, कि किस तरह से अपने चॉइसेस देखना, किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करना, किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करना, है ना। हार जीत को सिखाना स्कूल में खेल के द्वारा, बहुत सारे मनोरंजन के द्वारा उनको सिखाना कि मिलजुल कर कैसे रहते हैं, स्ट्रेस को कैसे दूर करना। ठीक? और बच्चा अपने बचपन से लेके किशोरावस्था तक का समय वहां पे देता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारा समय वहां पे बिताता है। और वो उनकी पहली कम्युनिटी बच्चे की वहीं पे बनती है, स्कूल में ही। इसीलिए हमें स्कूल में सबसे पहले मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए स्कूल से। और क्या रीजन है कि स्कूल में मेंटल हेल्थ उनको देना चाहिए ना? क्योंकि स्कूल जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एंटिटीज है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ होती है। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, स्पोर्ट्स भी, संगीत भी, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए चाहिए, ऐसे सभी चीजें वहाँ पे होती है। इसलिए वो बेस्ट प्लेस है कि जहाँ पे उसको उसके साथ कोऑर्डिनेट, टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करके, फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करके, जो मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर जो सर्विस देते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर के जो लोग हैं, उन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम स्टूडेंट को एक बहुत बेहतर मेंटल हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ की सर्विस दे सकते हैं। और अगर स्कूल में रहेगा तो क्या होगा, इजिली बच्चों तक हम पहुंच सकते हैं, अफोर्डेबल रहेगा। क्योंकि किसी एक, है ना, मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर या जो सर्विस देते हैं, अगर कोई एक अकेला परिवार लेने जाएगा उसकी सर्विस, तो पता नहीं कितने हजारों रुपए फीस लग जाएगी, जो कि फिजिबल नहीं है। अगर एक स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर को हायर करता है ना, तो काफी बहुत सस्ता हो जाएगा स्कूल के लिए, और सभी बच्चे उसका फायदा उठा पाएंगे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक ही जगह पे है, स्कूल जहाँ मिलता है ना, आसानी से वो अवेलेबल हो जाएगा, है ना। और ह्यूमिलिएशन से बच जाएगा कि अलग से उसको कहीं जाना पड़ता है साइकेट्रिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर के पास। बच्चे ना चिढ़ाएंगे कि अरे इसको तो, है ना, मेंटल हेल्थ की समस्या है। ये सब जो चीजें हैं उसको, इन सब से वो बच जाएगा, क्योंकि अगर सारी चीजें स्कूल में ही मिलने लगेगी तो उसको अलग से कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो स्टूडेंट है उनको आराम से एक्सेस हो जाएगा, उनको कभी कोई प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कोई स्ट्रेस आ रहा है या किसी चीज से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी फैमिली को पता चला, तो तुरंत मेंटल हेल्थ जो प्रोवाइडर है उनके पास जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं या स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनको तुरंत सर्विस मिल जाएगी। और वहां से ही, स्कूल से ही, मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर ने क्या सर्विस दी और उसका बच्चे पे क्या असर हुआ,
उसका बच्चे के परफॉर्मेंस से क्या असर हुआ, बच्चे के परफॉर्मेंस में कैसा असर दिखा, असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो सब चीजें भी हमें एक ही जगह मिल जाएगी। अभी ये जो मेंटल हेल्थ है, जो सर्विस है, मेंटल हेल्थ जो प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विस है होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है? पहला तो यूनिवर्सल प्रिवेंशन सर्विसेज है ना, प्रोवाइड टू ऑल स्टूडेंट्स दैट सीक टू प्रमोट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशनल सक्सेस। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ बच्चे में वो प्रॉब्लम आए, समस्या आने के पहले ही उसका समाधान करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रिवेंटिव योगा इज ए प्रिवेंटिव एक्सरसाइज। तो प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है कि समस्या आने से पहले ही उसको सुधार लेना। तो स्कूल में अगर ये रहेगा, मेंटल हेल्थ सर्विस रहेगी, तो वो सभी बच्चों के लिए एक प्रिवेंटिव की तरह काम करेगा कि सभी बच्चों का टेस्ट हो जाएगा, सभी बच्चों को सर्विस मिल जाएगी और उनके अंदर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ ना, और ये और उनको देना, और उसकी वजह से उनके एजुकेशन में उनको सक्सेस दिलाना, ये सबसे पहला काम हो जाएगा अगर स्कूल में मेंटल हेल्थ सर्विस चालू हुई तो। एंड टारगेटेड प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन सर्विसेज that seek to improve social emotional skill and behaviors linked to positive mental health and educational success। पहले तो जिन चीजों को हमें टारगेट करना है कि बच्चों में ज्यादातर ये समस्या, इमोशनल समस्या आती है। जैसे अभी किसी बच्चे का ऐसा हुआ कि उसके पेरेंट्स डाइवोर्स ले रहे हैं, तो हमें पता है डाइवोर्स पेरेंट्स लेंगे लेकिन बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो वो हमारा टारगेट है कि उसको बचाना, उस इमोशनल जो उसका इम्बैलेंस होना है उससे बचाना और फिर उसको समाधान देना। तो इस तरह से दोनों सर्विसेज उसको एक साथ मिल जाएगी, जिससे उसके अंदर एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ हम तैयार कर सकते हैं और उसके एजुकेशन में उसको हेल्प कर सकते हैं। And intensive intervention services that seek to help student effectively cope with social, emotional and behavioral issues that impact positive mental health and educational success। अभी ऐसा है कि जो बच्चे है ना, जिनके अंदर सोशल इमोशनल प्रॉब्लम होती है कि वो समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ ना कोप अप नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों को उनका उनको है ना काउंसलिंग करना या उनकी समस्या को समझना और उसको समाधान देना, ऐसे करके उनके ऊपर हम एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ उनको तैयार कर सकते हैं और उसकी वजह से उनको एजुकेशन में सक्सेस दिला सकते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अभी ये इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए किस तरह से हमारा परिवार और हमारा समाज का इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है। प्रोवाइडिंग टाइम, एक्सपीरियंस एंड रिसोर्स सपोर्टिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज दैट फोस्टर हेल्थ। अभी देखो, फैमिली और कम्युनिटी का काम क्या है कि पहले तो बच्चे को टाइम देना, उनके साथ समय बिताना और उस उनके साथ समय बिताते हुए उनको हेल्प करने वाले जो सपोर्टिव रिसोर्सेज है वो उनको देना, है ना, उनको एक्टिविटी देना जिसकी जिसकी वजह से उनके अंदर मेंटल हेल्थ पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना होने पाए। ensuring that students and their families receive needed comprehensive health services। और ये भी इंश्योर करना, कंफर्म करना कि जो स्टूडेंट है और उनकी जो फैमिली है उनको टाइम टाइम पे मेंटल हेल्थ की जो सर्विस है ना, एक कॉमन सर्विस जो है वो उनको मिल रही है और उस पे उनका क्या असर हो रहा है वो देखना। प्लानिंग जॉइंटली टू डेवलप रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मैसेजेस एंड सर्विसेज। फैमिली और स्कूल है ना और कम्युनिटी, उन सबको आपस में ही जॉइंट है ना, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, प्लान करते हुए ये बताना, ये समझना कि बच्चे के अंदर क्या हम डेवलप करना चाहते हैं और उसके लिए उनके उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करें, है ना। अगर कोई बच्चा बहुत इमोशनल, मेंटल या स्ट्रेस से गुजर रहा है तो उसको तीनों जगह पे कि है ना, स्कूल में भी समझाना कि टीचर उसे ज्यादा डांटे नहीं अगर उसने होमवर्क नहीं किया, या फैमिली वाले भी ज्यादा उसको परेशान नहीं करे ना, इस तरह से एक आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए उसको प्रोवाइड करना, एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करना। Now delivering clear, consistent messages that support mental health, include high but attainable expectations and offer appropriate role modeling, है ना। और इस सब के द्वारा है ना
उसको एकदम क्लियरली कि उसके अंदर हमें क्या विचार डालने हैं या किस तरीके से हमें उसको सपोर्ट करना है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके थ्रू उसके अंदर कौन सा मानसिक स्वास्थ्य डेवलप होगा वो अच्छी तरह से समझना चाहिए, और जिससे हमें भरपूर उसका रिजल्ट आ सके वैसा कुछ हमें तैयारी करनी चाहिए, है ना। और उसके लिए एक रोल मॉडल तैयार करना, जिससे कि बच्चा जो है वो अच्छी तरह से ठीक हो सके, उसके अंदर है ना एक अच्छा इंसान बनने की क्वालिटी आ सके, इस तरह का माहौल देना। शेयरिंग फैसिलिटीज एंड encouraging पार्टिसिपेशन बाय ऑल रिलेवेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, और जो भी फैसिलिटीज है ना, उनको देना, बच्चों को देना, और उनको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना, है ना, ग्रुप में और इंडिविजुअली, है ना। जितने भी एक्टिविटी होती है उन सभी में उनको करना, जैसे फैमिली भी है, फ्रेंड्स के साथ उनको एक्टिविटी में ज्वाइन कराना, जिससे कि वो अपने मेंटल हेल्थ को और बूस्ट कर सके, डेवलप कर सके। Now actions for family. Encourage children's healthy behaviors by praising appropriate behaviors and acting as positive role models for children. अभी पेरेंट्स को क्या करना है कि अपने बच्चे को हमेशा एनकरेज करना, उसको बढ़ावा देना, जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करना, है ना, और उनके सामने एक अच्छा मॉडल की तरह पेश आना, उनके सामने हमेशा अच्छा व्यवहार करना, है ना, रोल मॉडल की तरह रखना। तो ये पेरेंट्स का काम है। और बच्चों के अंदर एक अच्छी आदत डालना, खाने की अच्छी आदत डालना, फिजिकल एक्टिविटी, रोज शारीरिक कुछ व्यायाम या शारीरिक कुछ क्रिया करना, उसकी आदत डालना। एंड कोऑपरेट विद स्कूल्स एंड अदर्स इन द कम्युनिटी टू प्रोवाइड फॉर चिल्ड्रंस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। और स्कूल में या फिर दूसरी जगह कम्युनिटी में जो भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज देते हैं, ऐसे लोगों के साथ कोऑपरेट करना। ऐसा नहीं कि स्कूल के भरोसे छोड़ दिया, अगर वो लोग कुछ वो बात आपको मीटिंग करना चाहते हैं तो मीटिंग करना, वो बच्चे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या उसके प्रति कुछ आपके बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज करना। और अपने अंदर खुद फैमिली को अपने अंदर भी ऐसा एक बदलाव लाना चाहिए, अपने अंदर एक स्किल पैदा करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को एक अच्छा मेंटल हेल्थ मिल सके। क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता मुझे बच्चों के साथ, है ना, अगर बच्चा जिद्दी होता है उसको जो मना करेंगे वही वो करता है। पर बहुत सारे पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा क्या है, वो क्या करते हैं, जो उनको करवाना है वो ना बोल के वो कुछ और करने के लिए बोलते हैं। उनको पता है कि जो मैं बोलूंगा मेरा बच्चा वो नहीं करेगा, तो उसके अपोजिट काम करते हैं, है ना, उसको फोर्स नहीं करते। हर काम के लिए वो बोलते नहीं, आपको अच्छा लगे तो आप करो, नहीं अच्छा लगता है तो मत करो। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर हमेशा एक एक उसके अंदर चॉइस रहती है कि हाँ ये मुझे फोर्स नहीं किया जा रहा है, मुझे तो चॉइस दी जा रही है, तो एकदम कंफर्टेबल हो जाता है वो उस चीज के लिए, है ना। और अगर बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करना, और उस प्रॉब्लम को फिर स्कूल या जो मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ डिस्कस करना, और इस तरह से फैमिली का ये रोल है उसके प्रति। अब जो कम्युनिटी मेंबर्स है उनका क्या रोल है, लर्न मोर अबाउट द लोकल स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, की मेंटल हेल्थ वाले सर्विस देने वाले कौन कौन से मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, उसके बारे में जानना, और ये करना कि सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सके ना, वैसी तैयारी करना। एंड एडवोकेट फॉर स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स बाय स्पीकिंग एट ए कम्युनिटी फोरम, writing letters to the editors of local newspaper, lobbying school board members and administrators, and participating in relevant organizations। कम्युनिटी का काम है कि जो भी कम्युनिटी या जो भी लोग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, उनको अपनी कम्युनिटी में बुलाना, है ना, उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया तो उसके लिए न्यूज़पेपर में देना, और स्कूल के बोर्ड मेंबर्स है ना उनके साथ उनको पहचान करा के देना। और जो जहाँ ज्यादा से ज्यादा ऐसा मेंटल हेल्थ वो प्रोग्राम कर सके उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बराबर जगह देना, बराबर प्लेटफॉर्म देना। ओके, ऐसा कम्युनिटी मेंबर्स कर सकते हैं। Meet with school personnel to determine what support they can offer to advance the schools or district mental health objective। और कम्युनिटी का भी यही रूल होता है कि स्कूल में जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की चाहिए वो किस तरह से उनको ऑफर कर सके, कि स्कूल जो है, ना सिर्फ स्कूल बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटल हेल्थ को किस तरह से हम प्रमोट कर सके,
है ना, ऐसी सुविधा उन मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर को देना। प्रिस्क्रिप्शन फॉर सक्सेस। School based and school linked services can be designed to address student mental health needs using a variety of service options ranging from prevention to intensive intervention. अभी जो स्कूल में सब मेंटल हेल्थ जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना, स्कूल से लिंक्ड रहते हैं, है ना, स्कूल के लिंक होने से उनको अगर स्टूडेंट का एड्रेस भी रहेगा पता, तो इस तरह से वो स्टूडेंट को स्कूल से लेके घर तक हर जगह उसको एक मेंटल हेल्थ सर्विस दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसको उनके घर के बारे में आसपास भी अगर कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं या किस सोसाइटी का बच्चा है, जैसे अगर कभी बहुत गरीब सोसाइटी का बच्चा है तो उनको पता रहेगा इस बच्चे में ये डेवलप होने वाला है मेंटल हेल्थ, उनको पहले से पता रहेगा। तो उस बच्चे के लिए पहले से ही कुछ ऐसे प्रोग्राम रखना या उसकी ऐसी ट्रेनिंग देना ताकि उसके अंदर वो प्रॉब्लम आए ही ना। जैसे हीन भावना आती है, गरीब बच्चे होते हैं वो है ना, जिनके पास पैसे हैं, उन बच्चों को देख देख के उनके अंदर हीन भावना आने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं ये खरीद नहीं सकता, वो घूमने जा रहे हैं मैं नहीं जा सकता। ऐसी जो चीजें उसके अंदर ना आए तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखना। अगर उनको पहले से पता रहेगा कि स्कूल में उसका क्या है व्यवहार, या स्कूल में कैसे, स्कूल से लेके घर तक की कनेक्टिविटी उनको देना। The key to making mental health services effective is to ensure that they are comprehensive, coordinated and accessible to student and families. ना, तो जो ये सर्विसेज मेंटल हेल्थ सर्विसेज देंगे, है ना, वो बराबर है कि नहीं वो भी चेक करना। कुछ भी तो नहीं दिया जा रहा है, जो हम उसको मेंटल हेल्थ सर्विस के नाम पे जो भी हम बच्चों को दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, है ना, वो सब बराबर है कि नहीं है ना, और कोऑर्डिनेट बराबर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसका भी इनपुट निकालना, उसका भी रिजल्ट निकला, और वो जो इनपुट है, जो रिजल्ट आता है या उसके अंदर क्या बदलाव आया, वो सब स्टूडेंट और उसकी फैमिली को भी देखने के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ में ये सारे पॉइंट्स हैं। एग्जाम की दृष्टि से मुझे लगता है इसका मेंटल हेल्थ क्या है वो जानना, और उसके रीजन क्या है वो जानना, ठीक है, और उसका बचाव कैसे कर सकते हैं वो जानना। तो उसके लिए आपको ये 3-4 जो पॉइंट्स दिए हैं, ये वाला पीपीटी ऐसा करके आप अच्छा आंसर बना सकते हैं। मैं ये शेयर कर देती हूँ पीपीटी आपको। और मुझे सर ने कहा है कि आपको ये धोती का भी क्लास लेने के लिए स्वर्ण जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ मैडम आ रही। ठीक है, तो धोती का भी सर ने मुझे बोला था, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ क्या था वो। राम सर ने बोला था धोती का। क्वेश्चन पेपर भेजे हैं क्या? क्या क्या क्वेश्चन पेपर? उसके हिसाब से वो जरा थोड़ा बताएंगे आप? आपने भेजा है क्या मुझे क्वेश्चन पेपर? नहीं, राम सर ने भेजे हैं क्या? देख लेती हूँ मैं। हाँ, बीए के क्वेश्चन पेपर भेजे हैं। ये कौन सा पेपर है? ये थेरेपी का है, पेपर हाँ 1 योगा, पेपर 2 नहीं योगा थर्ड थेरेपी। पेपर, थर्ड योगा थेरेपी, योगा थेरेपी ना, 1 मिनट देखती हूँ। 4th सेमेस्टर। तो अभी इसमें से आपको कुछ ऐसा लगता है जिसका आंसर नहीं मिल रहा है आपको? मुझे तो वैसे सब ऐसे हार्ड लग रहा है। नहीं, हार्ड नहीं है, सब ओबेसिटी। देखो अभी मैंने ना कौन सा पेपर निकाला है, ये है नंबर 2021 का है। नंबर दिया है क्या इसमें कुछ? ऊपर ओ KKSU 21। हाँ, 21 का है ये।
अभी अस्थमा है, अस्थमा ओबेसिटी ये आपको पीपीटी में दिया हाँ यस है ना। मुझे ना और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी दिया है, वो अस्थमा भी रेस्पिरेटरी में ही आ जाएगा। फिजिकल हेल्थ के लिए योगा थेरेपी, गुड फिजिकल हेल्थ के लिए, माइग्रेन के लिए, है ना, ये सब आपको पीपीटी में है। वो मैंने पीपीटी शेयर किया कि योगा थेरेपी फॉर गुड मेंटल हेल्थ फॉर ऑफ चिल्ड्रन, लास्ट वाला क्वेश्चन किस में है? 21 में ही है क्या? 2021? हाँ 21 में क्वेश्चन नंबर 3 सजेस्ट योगा थेरेपी फॉर गुड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, है ना। अभी गुड मेंटल हेल्थ में चिल्ड्रन के लिए आप उनको, है ना, जो आपको क्लास में बच्चों का कुछ योगा बताया है क्या? सेक्शन ये सूक्ष्म व्यायाम वगैरह कुछ? नहीं मैडम नहीं बताए। ठीक है, एक बच्चों के लिए ना उनको सूक्ष्म व्यायाम देना, आप लिख लो, मैं इसमें भी ऐड करती जाती हूँ। ओके, वो पॉइंट रह गया है तो वो ऐड करती। ज्यादा हार्ड ज्यादा हार्ड नहीं है ऐसे, पहले तो ज्यादा हार्ड आसन देंगे उनको, ऐसे एडवांस आसन बोलते ना उसे। हाँ, एडवांस आसन आप दे सकते हो, लेकिन एडवांस आसन नहीं, उनको पहले सूक्ष्म व्यायाम देना। जैसे जो मेंटल हेल्थ के लिए आप काम कर रहे हो ना, जो बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं, जिनका मेंटल मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, उनको ठीक है। लेकिन जो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, उनका इतना कठिन मत दो, है ना, उनको एडवांस आसान नहीं वाला देना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते प्रेयर से, है ना, उनको प्रेयर देना। प्रेयर देना, मंत्र चैंटिंग, हाँ, ओमकार चैंटिंग देना उनको। ओके, और फिर उनको सूक्ष्म व्यायाम देना। स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार देना उनको। स्थूल व्यायाम में आसन वो आएंगे ना मैडम? हाँ, स्थूल व्यायाम में आप हृदय गति, सर्वांग पुष्टि, स्थूल व्यायाम में डायनामिक एक्सरसाइजेज हम लोग देते हैं ना, वैसा फटाफट करो, जॉगिंग करो फटाफट, है ना, खड़े के एक जगह खड़े होके, जंपिंग वाले सब, है ना। और आसन में हम उनको ताड़ासना दे सकते हैं, कटी चक्रासना, त्रिएक ताड़ासना, कटी चक्रासना, त्रिकोणासना, और बैठ के उनको हम आसन दे सकते हैं, वक्रासना, पद्मासना, उष्ट्रासना, अर्धमशेंद्रासना, अर्धमशेंद्रासना के बाद उनको हम लोग दे सकते हैं गोमुखासना, और गोमुखासना के बाद हम उनको दे सकते हैं सेतु बंधासना। पश्चिमोत्तानासन चलेगा मैडम? हाँ हाँ, पश्चिम, चलो पश्चिमोत्तान, पहले सेटिंग कंप्लीट कर लेते, पश्चिमोत्तानासना। अभी इस लेटने वाले आसन देखते हैं, पवन सेतु बंध, हाँ
पवन मुक्तासना, और ये सर्वांगासना, चक्रासना, भुजंग, अभी स्टमक के भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, बैलेंसिंग आसन में उनको देख सकते हैं, एक पदासना, नटराजासना, और बाद में वृक्षासन। हाँ वही एक पदासना वृक्षासना ही है। अच्छा, ओके, वृक्षासना लिख देते हैं। और ये आसन हो गए ना। अभी प्राणायाम में हम उनको सेक्शनल ब्रीदिंग, डॉग ब्रीदिंग, कैट ब्रीदिंग, कैट ब्रीदिंग, और रैबिट ब्रीदिंग, और उनको अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम के बाद उनको हम भ्रामरी, और षटक्रिया में उनको हम दे सकते हैं जलनेती, कपालभाति, जलनेती, कपालभाति, त्राटक, और प्रेयर हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, षटक्रिया हो गया। मेडिटेशन। अभी मेडिटेशन में, रिलैक्सेशन में कर लेते हैं पहले। रिलैक्सेशन में उनको शवासन, है ना, योग निद्रा, बॉडी अवेयरनेस, ये तो मेडिटेशन में आएगा, बॉडी अवेयरनेस, मेडिटेशन, जप मेडिटेशन, बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस के बाद ब्रेथ अवेयरनेस, प्राण धारणा, देह धारणा, हाँ, और आप इसके लिए एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं हम लोग, बच्चों के लिए ना। रेफरेंस बुक है बिहार स्कूल ऑफ योगा का, चिल्ड्रंस योगा। चिल्ड्रंस योगा। हाँ, चिल्ड्रंस योगा बाय ऑथर बिहार स्कूल ऑफ योगा। ऐसी बुक है, वो बुक लेके आप इसमें
सब कर सकते हैं। तो मैंने ये सब भी यहाँ पे डाल दिया है अभी योगा का आपसे बात करते करते। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन क्या है वो? योगा बच्चों का मेंटल मेंटल हेल्थ फॉर योगा ना? योगा थेरेपी फॉर गुड मेंटल हेल्थ। ओके, योगा थेरेपी फॉर गुड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, ठीक है। ये 20 में देखिए ना मैडम, हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 2 मैडम। हाँ, give the name of disorder caused by mental हाँ, stress and explain in detail regarding any of them. अभी मेंटल स्ट्रेस में है ना, आपका मेंटल स्ट्रेस में एंजाइटी भी आता है, फियर भी आता है, कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है। ठीक है, तो और मेंटल स्ट्रेस का आपका टॉपिक हुआ है, स्ट्रेस वाला टॉपिक हुआ है आपका? हाँ, हो गया मैडम। हाँ, उसमें मिल जाएगा आपको। ओके, माइग्रेन भी आ जाएगा ना उसमें? माइग्रेन, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ये सब पीपीटी में है। मैंने आपको पीपीटी भेजा है कि नहीं? हाँ, यस यस मैडम। भेज दिया ना, ठीक है। हाँ, ये भी मैं भेज देती हूँ अभी। हाँ, ओके। हाँ। 19 में एक क्वेश्चन है मैडम, हाँ, एक्सप्लेन योगा थेरेपी। इसमें 19 में क्या लिखना है, कितना क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 19 में क्वेश्चन नंबर 2। 2, एक्सप्लेन द योगा डाइजेस्ट। थेरेपी। अच्छा, एक्सप्लेन योगा, अच्छा, थेरेपी। एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सप्लेन योगा थेरेपी। ये तो बहुत हाँ, ही अच्छा क्वेश्चन है। योगा थेरेपी मतलब क्या? आपको योगा थेरेपी है क्या? आपको याद है मैंने योगा थेरेपी के ऊपर पूरा पीपीटी में स्टार्टिंग में सब पॉइंटर्स जो दिए हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, एक मिनट। आपके मेरा पीपीटी ओपन करो। उसमें पहले डेफिनेशन लिखना है। हाँ, एक मिनट। एम ऑफ मैंने किसको भेजा? आपको भेजा है कि मुझे मिल ही नहीं रहा है? मैंने स्वानंद सर को भेजा। स्वानंद सर को ही भेजा, बालाजी सर को भेजा होगा शायद। बालाजी सर को भेजा होगा ना, मैं वही देख रही। हाँ, मिल गया मिल गया। हाँ, हाँ, देखो अभी योगा थेरेपी क्या है, इसका आंसर यही रहेगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे आप। हाँ, पहला इंट्रोडक्शन, फिर योगा थेरेपी डेफिनेशन, योगा थेरेपी समरी, एम्स ऑफ योगा थेरेपी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योगा थेरेपी, हिस्ट्री ऑफ योगा थेरेपी, प्लान फॉर ट्रीटमेंट, क्वालिटीज ऑफ ए गुड योगा थेरेपिस्ट, लिमिटेशन एंड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, यहाँ तक का पूरा आएगा। ओके। एम ऑफ योगा थेरेपी नहीं आएगा ना उसमें? आएगा ना, आएगा ना, आएगा ना, आएगा। क्योंकि वो सब पूरा वहां तक लेके स्लाइड नंबर 8 ना, 8 तक आएगा। क्वालिटी, लिमिटेशन, वो जब भी कार्डियोवास्कुलर चालू होता है ना, डिसऑर्डर चालू होता है, वहां पे स्टॉप करना, उसके पहले का सब आएगा। ओके ओके, कार्डियोवास्कुलर के पहले का सब आएगा। ठीक है। वो समझ में नहीं आ रहा था दूसरा क्वेश्चन। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ये अभी मैंने सर को भेज दिया है, ये चाइल्ड मेंटल हेल्थ वाला। और ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 19 में है ना, एक राइट? मिनट, एक मिनट ओपन करती हूँ पहले।
योगा थेरेपी वाला ना? नाइनटीन का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो पूरा ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम का रचना क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में? हाँ, राइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड राइट द योगा प्रैक्टिस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। अभी इसमें क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, हाँ, उसमें हार्ट का भी आएगा, कार्डियोवास्कुलर का भी आएगा, हार्ट का भी आएगा, कैसे पंप करता है ना, अशुद्ध ब्लड कहाँ से आता है, शुद्ध कहाँ से आता है, वो सब पूरी रचना बतानी है। और बाद में उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, हार्ट पेशेंट जो होते हैं वही होते हैं ना, हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी प्रॉब्लम, ये दो प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना भी होगा। हाँ, ओके। यहाँ क्वेश्चन 17 में एक क्वेश्चन है मैडम। हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3, क्वेश्चन नंबर 3 हाँ, लास्ट में राइट अबाउट राइट अबाउट द डिसऑर्डर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, व्हाट अबाउट नहीं, नीचे वाला राइट अबाउट द थेरेपी, थियरी ऑफ योगा थेरेपी एंड एक्सप्लेन द स्कोप फॉर देम। वो जो मैंने आपको बताया वही सब है आंसर इसका। वो अभी जो बताया था। हाँ हाँ, पूरा स्लाइड का स्टार्टिंग का सब। सिद्धांत मतलब वही लिखना है ना? हाँ हाँ, अभी पूरा आंसर वही रहेगा, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वही ओके ओके। लिमिटेशन क्या है, वो सब पूरा आंसर है। वही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा उन्होंने। हाँ, तो बेसिकली आपको एक्चुअली है ना, एक डिजीज के ऊपर पूछ लेंगे, एक थेरेपी के ऊपर पूछ लेंगे, ऐसे हाँ, 3 ही क्वेश्चन आते हैं ना, कितना अच्छा है। 3 क्वेश्चन ही 20-20 मार्क्स के, बस हो गया। हाँ। अच्छा है, चलो फिर आज नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करते हो। अगली बार मुझे मिला है षटक्रिया का ये थियरी पार्ट लेने के लिए बोला है सर ने। तो एक मिनट, उसमें षटक्रिया का थियरी पार्ट में प्रैक्टिकल क्रिया है ना, षटक्रिनोली, और 5 लेसन प्लान्स, और वो यूनिट कोर्स 5 है ना, यूनिट 5 योगा प्रैक्टिकल का, उसका थियरी लेना है। कोर्स रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ द योगा कोर्स कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट। तो आप लोगों ने कोर्स लिया है क्या? उसका कुछ रिपोर्ट वगैरह बनाया है क्या? कोई योगा कैंप जैसा कुछ लिया है क्या, या बोला है लेने के लिए, लेने के लिए बोला है क्या? नहीं, एमए को है, एमए को बोला है। तो नहीं है, बोला तो नहीं है, पर इसी शेड्यूल के अंदर एक बन गया अपना। अच्छा, तो वो क्या है, कुछ आप मुझे बताएंगे क्या किया है? क्योंकि योगा कोर्स रिपोर्ट में आपको क्या रिपोर्ट क्या किया है, उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाना है। अच्छा, हाँ, जैसे अगर आपने कोई योगा कैंप लिया है, योगा कैंप किस डिजीज के ऊपर था, या नॉर्मल लोग थे, है ना? जनरल यूथ के लिए। हाँ, तो उसके लिए कैसे, क्या कौन सा है, कहाँ किया, कब किया, है ना? पर्सनली कितने लिए लोग थे? कई बार लिया है शिविर हाँ, तो हाँ, वही वो शिविर की ही जानकारी देना, पर उसका एक रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट भेजना, कितने स्टूडेंट थे, उनका अटेंडेंस लगाना, कौन प्रेजेंट था, उस एक एक दिन में क्या लिया, पहले दिन क्या लिया, दूसरे दिन क्या लिया, फिर उनको उनका फीडबैक क्या था, है ना? वो सब चीजें जो रहती है वो रिपोर्ट में, उनका एडमिशन फॉर्म, और बाद में उनका फीडबैक फॉर्म, है ना, वो सब करना, वो रिपोर्ट में आता है। पर मैं देखती हूँ कि आपको मैं किस तरह से बना के दे सकती हूँ, है ना? ओके। और आपको वो रिपोर्ट क्या भेजना है वो भी मैं सर से जरा बात कर लेती हूँ कि उन्होंने आपको एक्टिविटी दी है, आपको एक्टिविटी नहीं दी है, तो आपने जो सीखा है या कहीं योगा कैंप लिया है, तो उसकी रिपोर्ट अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, वो सर को पूछती हूँ। यहाँ 20 मार्क्स के लिए दिया है ना मैडम, वो प्रैक्टिकल का ही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, सी में कोर्स रिपोर्ट ऑफ द योगा कोर्स कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट।
हाँ, तो वो रिपोर्ट कैसे बनानी है वो मुझे बताना है आपको, पर मुझे पहले ये जानना था कि आपने कोई एक्टिविटी किया है, तो आपने बताया कि पर्सनल सिखाया है ना? तो मुझे वही सर को पूछना है कि पर्सनल वाला सिखाया है तो वो चलेगा, वैसा कुछ रिपोर्ट बनाए कि ग्रुप में सिखाया है उसका रिपोर्ट बनाना है ना? क्योंकि कोर्स बोले तो कोर्स यहाँ पे मेंशन कोर्स है, इसलिए मेरे को मुझे तो ये कोर्स मतलब अभी कोर्स क्या, जैसे कि अभी जो क्लास लेते योगा कैंप वगैरह उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जैसा यहाँ पे कोर्स मेंशन है तो इंडिविजुअली जो लिया है तो वो तो नहीं उसमें आएगा। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, पर पूछ लेती हूँ एक बार सर को मैं। हाँ मैम, इसमें एक नाड़ी ज्ञान लिखा आपके पास तो ये है क्या? ये सिलेबस पूरा सिलेबस तो नहीं है सर, जो मुझे लेना है उतना ही सर ने भेजा है। ओके ओके, तो मैडम इसमें इसको एनाटॉमी और फाइल फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में सर ने नाड़ी ज्ञान लिखा है, तो नाड़ी ज्ञान में क्या आएगा? षट चक्र वगैरह आएगा? नाड़ी ध्यान ना? नाड़ी ध्यान नहीं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, नाड़ी ज्ञान। हाँ, ज्ञान ज्ञान। नाड़ी ज्ञान तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना ना? हाँ, तो उसमें और या तो वो, हाँ वो 10 नाड़ी और सुषुम्ना के ऊपर चक्र, मुझे लगता है यही सब आंसर रहेगा उसके तो। हाँ सुवर्ण जी, आप क्या पूछ रहे हो? हाँ, वो प्रैक्टिकल में बी पॉइंट पे लिखा है 5 लेसन प्लान्स, वो क्या है? लेसन प्लान कैसे बनाने का वो मैं आपको बता दूंगी, 5 बनाने तो नहीं पर 3-4 तो बता ही दूंगी। तो वैसे आप के बच्चों के लिए कैसे बनाना है, बड़ों के लिए कैसे बनाना है, वैसे सब तो वो मैं कर दूंगी। कैंप कैसे लेना है एक क्या? हाँ, कैंप कैसे लेना है और कैंप लेने से पहले क्या तैयारी करनी है आपको, वैसे सब। और ऊपर का कैसे लेने वाले सर कहीं बोले क्या कुछ? धोती वाला सब, वो सब थियरी है उसका, थ्योरी से बताने का, थियरी प्रैक्टिकल बताना। आपको प्रैक्टिकल नहीं हुआ है क्या उसका? नहीं हुआ मैडम। अच्छा, मुझे तो सर ने थियरी ही बोला है बताने के लिए ना, क्योंकि प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल पार्ट में होगा। प्रैक्टिकल आपका कौन लेता है? अभी अलग अलग पर बाद अलग टीचर रहते हैं। एक्चुअली मैम, हम DOND के स्टूडेंट थे ना, तो ये बारे में हमारा जितना भी हुआ तो कम दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, तो जो जो पार्ट हमारा DOND में हुआ है वो इधर नहीं हुआ है, तो ये बारे में प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं हमारा ये सेमेस्टर। अच्छा, तो सर ने ऐसा सोचा कि आप तो वही स्टूडेंट हो तो आपका हो रहा है, क्योंकि टॉपिक तो वही है तो ज्यादा मैटर नहीं करता। हमें अभी इस DOND के एग्जाम के पहले 3rd सेमेस्टर का भी ये दिया, स्टडी किया, उसके बाद में DOND का स्टडी किया और वही हो गया, तो तुरंत ये 4th सेमेस्टर का भी आ गया। तो ये हिसाब से कैसे कि हमारा थोड़ा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, हमें मुझे वक्त ही नहीं मिला स्टडी करने के लिए। तो सर भी वो कॉम्प्रेस कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, जो हुआ है वो उसे रहने दिया सर। हाँ, क्योंकि देखो अभी आप ही हो, अगर आप ही मतलब वही एक ही वो जो कोर्स का कैसे होता है कि 3, अगर जैसे षट क्रिया सिखा रहे हैं ना, तो मेरे पास भी अगर 4 बैचेस चलते हैं अलग अलग कोर्स के और सभी को षट क्रिया का टॉपिक है, तो मैं एक ही संडे बुलाती हूँ कि सभी चारों कोर्स वाले आज आ जाओ और षट क्रिया का टॉपिक है, ऐसे ही होता है। पर हमारा अभी तक के षट क्रिया का ये हुआ ही नहीं, प्रैक्टिकली हुआ ही नहीं, प्रैक्टिकल में हुआ ही नहीं। अच्छा, षट क्रिया तो मॉर्निंग में करना पड़ेगा आपको। आपने वमन धोती जल नीति वगैरह किया है ना? जल नीति सूत्र नीति जल नीति आती है मैडम? आती नहीं है? आती है, जल नीति आती है तो जल नीति आता है, तो जल नीति आता है, सूत्र नीति आता है। सीखना है क्या? मैं मेरा वीडियो भेज दूं आपको? मुझे सूत्र मैं नीति तो भी आता है, सूत्र नीति भी आता है, तो दिक्कत सिर्फ वो दंड धोती का और जल ये वस्त्र धोती का। उसके लिए सर ने ना कंटिन्यूअस 2-3 महीना प्रैक्टिस करना पड़ता है। नौली के लिए पूरा एवरीडे, जैसे नौली के लिए अगर आप 10-10 सेट 30 दिन तक करते हो, तब अपने आप नौली में स्टमक घूमने लगता है। वो मेरा एक्सपीरियंस है। और दंड धोती भी कैसे, मैंने 8 सेशन में सीखा था, मतलब हमें 8 सेशन दिया था
उसमें हम लोग सैटरडे संडे करते थे। फिर करीब है ना तो 5-6 सेशन के बाद मेरा दंड होते हुआ था। हर बार ऐसा लगता था बहुत मोटा है, जाता नहीं था और ऐसे वोमिटिंग आता था। लेकिन जब भी ऐसे हो जाता, नहीं आज तो करके ही जाना है, जिस दिन ये डिसाइड कर लिया है ना। और एवरीडे हम लोग फिर जल नेति वमन धोती करते ही थे और उसके बाद फिर दंड धोती करते थे। तो उसके बाद फिर हो गया फाइनली। और मुझे एग्जाम में भी दंड धोती ही आया था, इमीडिएटली गया। वो एक मेंटल ब्लॉकेज होता है यहाँ पे, वो निकल गया, आराम से जाएगा। उसके लिए करना क्या है, जैसे आपका चिन्ह है ना, चिन्ह को नीचे मत रखो, थोड़ा सा ऊपर रखो पहले तो। और जो आपका दंड है ना, दंड में अगर आपको बिगिनिंग में कुछ लोग बोलते घी लगा लो, और अपने यहाँ पे ऑलरेडी इतना लुब्रिकेशन तो रहता ही है, उसकी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो थोड़ा ऑयल घी लगा के रखो, है ना। लेकिन चिन्ह थोड़ा ऊपर लो यहाँ से। और सर आपको सूत्र नीति आता है, तो सूत्र नीति में कैसा होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वो रेजिस्ट करता है, उसकी वहीं पे पेन होता है। एक बार वो अंदर गया तो पेन नहीं, वो जो ऐसे 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 जाता है और जो मुड़ने लगता है ना, वहीं पे एक रुकावट आती है। जिसने वो पार कर लिया, सूत्र चला जाता है। वैसे ही दंड धोती में है, जब आप ऐसे करते हो ना, तब आपको है ना वोमिटिंग जैसा आता है, वमन जैसा होता है। और जैसे ही वो वमन जैसा होता है, उसी समय आपको दंड अंदर डाल देना है ना। लेकिन चिन्ह को एकदम ऊपर मत रखो, इतना थोड़ा सा, लेकिन उसका ऊपर टेंडेंसी होना चाहिए। और जब वो चला जाएगा ना, तो कुछ नहीं होता है, यू आर ब्रीदिंग नॉर्मली, ऐसा चोकअप वगैरह कुछ नहीं होता है ना। हाँ, निकलने के बाद यहाँ पे बहुत खाली खाली लगता है और ऐसा लगता है अब तो वस्त्र तो अपने आप हो जाएगा। फिर वस्त्र धोती बहुत आसान हो जाता है, एक बार दंड सीख लिया। ठीक है, लेकिन वस्त्र धोती को चबाने के लिए भी मेंटल प्रिपरेशन चाहिए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया चबाना ना, कितने दिन तक तो मुंह के अंदर मैं चबा चबा के यहाँ भर लेती थी अंदर। मतलब ऐसे दिमाग को यही नहीं था कि कपड़ा अंदर जाएगा कैसे, मतलब वो दिमाग की तैयार नहीं होता था। मिल्क के साथ ट्राई करते थे, दूध के साथ, है ना, कि दूध के साथ जाए, वो एकदम मेरे लिए तो बेकार आइडिया था। नींबू पानी के साथ, यही सब आइडिया लिखा था, कुछ नहीं। सीधा फिर जब नॉर्मल जो पानी था ना, अपना वमन वाला जो पानी होता है, गरम और नमक वाला, वही पानी से ट्राई किया। पर एवरी डे करते करते मतलब कम से कम 2-3 महीने लग गए, एवरी संडे 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 प्रैक्टिस कर करके। तब जाके वो मेंटल यहाँ से ब्लॉकेज जब हटता है ना, तब आराम से होता। नहीं तो ये चबाते रहते, मतलब आपको चबाना है और ऐसा फील करना है कि हाँ ये मेरा एक भोजन है और मैं उसको अंदर डाल रही हूँ। क्योंकि हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग है, वो लेगा ही नहीं कपड़े को। ऐसे दंड तो फिर भी सूत्र नीति की वजह से वो थोड़ा इजी था, लेकिन वस्त्र जाता ही नहीं है। मतलब वस्त्र में मेंटल ब्लॉकेज बहुत होता है। तो मेंटल जितना रिलैक्स है हम लोग, या उसको अभ्यास की जरूरत है। लेकिन अगर आप एवरी संडे संडे करते हो तो विद इन 3 मंथ्स आप उसमें मास्टर हो जाओगे। उसके लिए आपको ज्यादा कोई टीचर की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे सब वीडियो अवेलेबल है। एक बार कोई भी एक वीडियो देख लिया और शांति से अभी आपने इतना थियरी पढ़ लिया ना, शांति से बैठ के सिर्फ उसको चबाना चालू करो। हाँ, लेकिन पूरा कपड़ा मत ले लो। और एक बार अपना का कपड़ा अंदर जाना चालू हुआ तो 15 मिनट के अंदर उसको बाहर निकाल दो। आपको ऐसा लगता है कि पूरा जाने में आधा घंटा लगेगा, उतना देर मत बैठो, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। क्योंकि जब ये कपड़ा अंदर जाना चालू हुआ ना, तो इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाना चाहिए, आंत के अंदर, पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसके पहले ही बाहर। और 10 मिनट के बाद फिर वो नीचे नीचे जाना चालू होता है। तो अगर मान लो 10-15 मिनट आप एक बार अंदर जाना चालू हुआ गले से, तो 10 मिनट में जितना अंदर जाएगा, इतना कपड़ा गया, इतना गया, ठीक है, वो निकल लो। उस दिन का उतना प्रैक्टिस बहुत हो गया, है ना। और हमेशा, हाँ, और हमेशा ना, हमेशा एक हाथ कपड़ा बाहर रखने का। क्या होता है, कभी कभी कोई इतना कपड़ा रखता है तो गलती से खींच जाता है अंदर, अंदर बहुत तेजी से वो खींचता है। तो उस समय ध्यान रखो कि थोड़ा ज्यादा कपड़ा बाहर छोड़ने का, खींचने के लिए। अंदर जाने के लिए टाइम लगता है, बाहर आने के लिए कुछ टाइम नहीं। आपने ऐसे किया, एक साथ वापस आया, ऐसा। ठीक है, ठीक है। और मैडम नौली के लिए कुछ नौली के लिए अग्निसर क्रिया, अग्निसर क्रिया 30 दिन करो। 10-10 सेट करना है। 10 सेट मतलब करना। अग्निसर मालूम है कैसे करते हैं? हाँ, अग्निसर क्रिया का जब भी हम लोग एक बार श्वास रोकते हैं, तब कैसे करते, कितनी बार फ्लैप किया। मान लो आपने 10 स्ट्रोक हुआ,
कितना? 30-40। हाँ, मतलब 30-40 जितना होता है हम्म, उसी को 10 राउंड करना है, 10 बार करना है। आज 10 किया, कल किया, परसों किया, रेगुलर 30 डेज करोगे ना 10 तो वो राउंड। 10 राउंड। 30 मत करो, आपको ऐसा लगता है कि 10 में तो 30 करके थक जाते हो तो 20 to 30 के बीच में करो। नहीं थकती है मैं ना? मैं रोज हाँ, आधा 5-6 घंटा, करती थी। आधा घंटा लगेगा ये करने में। मुझे हम्म, पहले 20 से 25 मिनट लगता था। ऐसे करके फिर वो अपने आप आपका स्टमक आपके कंट्रोल में आ जाता है, अपने आप होता है। मैं वो नौली की प्रैक्टिस के लिए ये कपालभाति और ये अग्निसार नहीं, कर रही थी। अग्निसार, कपालभाति नहीं, अग्निसार, सिर्फ अग्निसार क्रिया करो, सिर्फ अग्निसार। 30 डेज में हो जाएगा। आपका स्टमक घूमने लगेगा, मतलब फैट नहीं है ना आपको, प्रशांत जी को भी नहीं, आपको भी नहीं है। जैसे फैटी रहते हैं तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा, उनका फैट जाएगा वो सब, लेकिन आपका ठीक है। चलो दूसरे टीचर आ गए तो मैं लीव करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू।